Hello all, let's all begin from classic civics NCRT. So I will keep things very simple and focused. I don't want to beat around the bush. I will be very direct and very specific about the exam, okay? So let's see. हम क्लास सिक्स के एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं. फैक्ट्स हम इसलिए ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमारे जीके के पोर्शन में काम आ सकते हैं. क्लास सिक्स के एनसीईआरटी से बिगिन करने का एक मेन रीज़न है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है. क्वेश्चंस आज इन DTPLSB TGT पेपर डिमांड्स ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट. जिन्होंने भी पेपर दिया था DTPLSB TGT 2025, उन सबको पता है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे. पैराग्राफ दिया हुआ था, ABCD ऑप्शन दिए हुए थे, उसको फिर अरेंज करना था कि पहले क्या है बाद में क्या है. तो इस सब के लिए हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी इंपॉर्टेंट है. हाउ टू स्टडी, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सबने सीटेट क्लियर कर रखा है, तो बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है. और ऐसा सिलेबस में हमारे जो DTPLSB का सिलेबस है उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंशनड है, तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रीड करनी बुक. जितना भी इम्पॉर्टेंट है वो सारा कुछ मैंने इस नोट्स में डाल दिया है. बट स्टिल इफ़ यू हैव टाइम तो आप खुद से रीड करो, अपने नोट्स बनाओ, अदरवाइज़ आप इन नोट्स पे रिलाई कर सकते हो. हम PYQs को भी देखते जाएंगे जैसे जैसे हम बाद में करेंगे, और कनेक्ट करेंगे कि क्या क्लास सिक्स की NCERT यूज़फुल थी या नहीं थी, एंड लेटर ऑन यू विल रियलाइज़ कि बहुत यूज़फुल रही है. आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे इस बुक को रीड करने के बाद. मिनिमम एक क्वेश्चन सॉल्व होएगा, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट कंसेप्ट क्लियर होंगे. हाउ मच टाइम डू यू शुड अलॉट. मैक्सिमम 2 days अलॉट करो पढ़ने के लिए नोट्स को या फिर से बुक को. उसके बाद रिविज़न करो. ये नहीं है कि इसी बुक को लेकर बैठे रहे. इसमें स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ हमको नहीं करनी, बट स्टोरीज़ का जो एसेंस है, जो कंसेप्ट हैं, कुछ अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें कि ज्योग्राफी में भी काम आ सकता है या हिस्ट्री में भी काम आ सकता है, तो हम बिल्ड करते जाएंगे धीरे धीरे. इन नोट्स को यूज़ कैसे करना है, देखो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बोल्ड में मार्क्ड है. मैं तो वीडियो बना ही रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें मार्क्ड है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. देखो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, मतलब कि वेरियस थिंग्स. ठीक है, जहाँ पे वेराइटी की बात आ जाती है उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी. ठीक है, जैसे वेराइटी ऑफ रिलीजन हम देखते हैं हमारी कंट्री में, वेराइटी ऑफ लैंग्वेज देखते हैं हमारी कंट्री में. ठीक है, ये सारे लोग क्या हैं हम. इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है, फूड में भी हम डाइवर्स हैं. ठीक है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो हमारी कंट्री क्या है, एक डाइवर्सिटी से भरी हुई कंट्री है. इतनी सारी स्टेट्स हैं, सबका रहन सहन सब कुछ अलग अलग तरीके से है. ये जब चीज़ें एक साथ मिलकर हम रह रहे हैं इतने प्यार से, तो ये क्या दर्शाती है, यूनिटी. ये हमारी क्या दिखाती है, यूनिटी. ठीक है, तो जब तुमसे पूछा जाए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, तो सिंपल सा मीनिंग है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एकजुट होकर रह रहे हैं. सिंपल मीनिंग है इसका. ओके, अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट किसने दिया है, नेहरू जी ने दिया है हमारे. किसने दिया, नेहरू जी ने दिया. नाउ अब इतने सारे लोग हैं ना, जब डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, कल्चर के लोग हैं, तो कन्फ्लिक्ट भी होता है इन लोगों के बीच में. कन्फ्लिक्ट भी होता है इसी रीज़न की वजह से. इतना समझ लिया, आगे बढ़ते हैं. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा के बेसिस पे हम सब एक सोसाइटी में रह रहे हैं. ये होता है डाइवर्सिटी का मीनिंग. बोल्ड में मार्क नहीं है तो मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट था इसलिए समझाया. अब डाइवर्सिटी क्यों है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है. डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं. हिमालय में रहने वाला इंसान डेजर्ट में रहने वाले इंसान से डिफरेंट है. सिमिलरली कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग डिफरेंट है. तो ये एग्जांपल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स को समझना. क्या जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में देखने को मिलती है, तो बिल्कुल देखने को मिलती है. क्या कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हाँ देखने को मिलती है. सबके फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक, कस्टम्स अलग अलग हैं. कल्चर्स हमारे यहाँ पे अलग अलग हैं. सब जगह पे हम थोड़ी थोड़ी जगह पे जाते हैं तो कल्चर अलग हो जाता है. एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, पंजाब में कौन सा फेस्टिवल है, डांस फॉर्म है भंगड़ा, और गुजरात में कौन सा है, गरबा. ये आपको याद रखना है, ये जीके में हेल्प हो सकता है. इसी तरीके से मैं बिल्ड करती जाऊँगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा डाल के कि आपको जीके के लिए अलग से ना पढ़ना पड़े. ठीक है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है. उसके बाद करते हैं हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी की. हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स हुए थे. इन्वेजन्स का मतलब होता है कि बाहर से हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग आके रहे थे, अटैक किया था. ठीक है, अब जब इन्वेजन्स हुए थे ना,
जैसे कि हमारी कंट्री में आर्यंस आए, ग्रीक्स आए, अरब्स आए, यूरोपियंस आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत लोग आए। तो ये लोग अपने साथ ना वहाँ का रहन सहन, लाइफस्टाइल, आर्किटेक्चर भी लेकर आए। वो सब हमने अपनी कंट्री में क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। तो इसकी वजह से हमें अपनी कंट्री में क्या देखने को मिलती है, हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में कोई और किसी और ने इन्वेजन किया, साउथ इंडिया में किसी और ने इन्वेजन किया। तो इन्वेजन्स अगर अलग अलग लोगों ने किए हैं तो वहाँ का रहन सहन भी डिफरेंट हो गया। फिर हमारी कंट्री में है रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब कि वेरियस रिलीजन्स है हमारी कंट्री में, जैसे हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, बुद्धिज़्म। हम सबको पता है हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हम लोग फॉलो करते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब कि हम इन नॉर्थ इंडिया के लोग हैं तो हम हिंदी अच्छे से बोल रहे हैं। साउथ इंडिया में हम जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बेसिस पे लैंग्वेज चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल तमिल है, तेलुगु है, नॉर्थ ईस्ट में अलग लैंग्वेज है। तो हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेज के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने कितने तरीके की डाइवर्सिटी देखी। अब हम इस चीज़ को एक बार मार्क कर लेते हैं। हमने डाइवर्सिटी का मीनिंग देखा, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखी, कल्चरल डाइवर्सिटी देखी, हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी देखी, रिलीजियस डाइवर्सिटी देखी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखी। फैक्ट्स क्या है, क्या याद रखना है पेपर के टाइम के लिए, हमेशा बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है। ये 2 आपके फैक्ट्स हैं। बाकी चीज़ें समझने की थी, अब तक हमने जितना देखा उसमें से आपने समझ लिया होगा। नाउ लेट्स सी फर्दर। इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। PYQ है, और एक बार नहीं बहुत बार है, मल्टीपल टाइम्स का PYQ है ये। इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। अब आप पूछोगे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या होता है। देखो, हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक बुक है, इसमें सारे कानून लिखे हुए हैं। ठीक है, एक बुक है जिसमें सारे लॉज लिखे हुए हैं। इसके अंदर ना 12 शेड्यूल हैं। कितनी शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। डू रिमेंबर हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर। ठीक है, 12 शेड्यूल हैं। कुछ नहीं है, 1 2 3 4 करके 12 चीज़ें लिखी हुई हैं, और इनके ऊपर एक एक पेज दे रखा है और बताया हुआ है कि इनके बारे में क्या क्या है। ठीक है, तो कितनी शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। और उन एक शेड्यूल में से, इनमें से एक शेड्यूल में मेंशन्ड है आपकी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो कितनी शेड्यूल्स होगी, कितनी शेड्यूल्स होगी आपकी, 22 शेड्यूल्स हो गई। ये आपको याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज़ अ फैक्चुअल पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब ये जो शेड्यूल्स हैं कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, ये जो लैंग्वेजेस हैं कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, ये है 8th शेड्यूल। मल्टीपल टाइम्स PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम जब पेपर होगा तब भी ये क्वेश्चन आएगा। इस बार भी आया होगा, अगली बार भी आएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। 12 शेड्यूल है, 8th जो आपकी शेड्यूल है उसमें मेंशन्ड है लैंग्वेजेस। और कितनी लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। ओके, हंड्रेड्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर ऑल्सो स्पोकन। हमारे देश में बहुत सारी और लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री में हमको देखने को मिलती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बेशक हम अलग अलग जगह से आ रहे हैं, हम अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, फिर भी हम एकजुट होकर रह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक साथ जोड़ती हैं, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग कॉमन है, कॉन्स्टिट्यूशन हम सबका एक ही है, नेशनल एंथम, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब क्या है, सिम्बल्स हैं यूनिटी के। ये क्या है, सिम्बल्स हैं यूनिटी के। तो आपको अगर ऑप्शंस में दे दिए जाएँ 4-5 ऑप्शंस, ठीक है, और पूछ लिया जाए क्या ये चीज़ हमको जोड़ कर रखनी है, तो आपको देखना है कि अच्छा इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑल इंडिया है। कोई भी चीज़ अगर ऑल इंडिया है तो वो हमें जोड़ती है एक दूसरे से। इसके बाद इस चैप्टर में बताया हुआ था लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख क्या है, देखो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, ईस्टर्न पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर के। लेट्स मेक इंडियन मैप हेयर, it will take a minute but it will give you a very good conceptual clarity कि हम कहाँ की बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इंडिया का मैप है तो कहाँ की बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है। मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट में है, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ये वाला हो गया। इस नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में क्या है, आपके लद्दाख है। ठीक है, क्या है, आपके लद्दाख है। लद्दाख ऊपर है, ऊपर वाला इलाका आप सबको अगर पता है तो ठंड का है। तो लद्दाख क्या है, डेजर्ट है, पर ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। अब डेजर्ट है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर तो हो ही नहीं सकती, यही बात लिखी हुई है कि एग्रीकल्चर नहीं हो रही। वहाँ पे बहुत कम बारिश आती है तो बहुत कम पेड़ हैं। डेजर्ट है तो डेजर्ट में पेड़ तो नहीं होंगे ना, तो यू कैन रिलेट वन स्टेटमेंट टू दी अदर। अब वहाँ पे पानी की कमी है क्योंकि डेजर्ट है, रेगिस्तान है तो पानी की कमी है। तो लोग कैसे पानी पीते हैं, मेल्टिंग स्नो का, जब स्नो मेल्ट होती है तो लोग पानी पीते हैं।
वहाँ पे लोग क्या रखते हैं अपने साथ, शीप और गोट्स रखते हैं, जो उनको क्या देती है, पश्मीना वूल देती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है यहाँ पे डजोज, जो यहाँ पे मिलता है। ये यहाँ पे मैंने इसलिए मार्क किया है, वैसे तो ये जोग्राफी में आप पढ़ोगे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये एनिमल ठंडे इलाके में मिलता है। डजोज जो एनिमल है ये आपको ठंडे इलाके में मिलता है, ठीक है, कोल्ड एरिया में मिलता है। तो डजोज कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, लद्दाख में। बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो तिब्बत कैसे पहुँचा, लद्दाख के थ्रू, ठीक है। बुद्धिज़्म रिलीजन तिब्बत पहुँचा लद्दाख के थ्रू। हम लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चंस होंगे जो आपके रिपीट होंगे जीके में, ठीक है। तो ये किसको कहते हैं, हमारी कंट्री में लिटिल तिब्बत, हमारी कंट्री में लिटिल तिब्बत कहते हैं लद्दाख को, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ तिब्बतन नेशनल एपिक क्या है। नेशनल एपिक जैसे हमारे यहाँ पे रामायण महाभारत है, ऐसे तिब्बत का बताया हुआ है कि तिब्बत का है केसर सागा, तिब्बत का है केसर सागा। लेट्स रिकॉल। इंडिया में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। 8th शेड्यूल में हमारी ये लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, 8th शेड्यूल में हमारी ये लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। देन व्हाट यू हैव इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लद्दाख के बारे में देख रहे थे, कोल्ड डेजर्ट है, ईस्टर्न पार्ट में है जम्मू एंड कश्मीर के, और यहाँ पे लोग पानी पीते हैं मेल्टिंग स्नो से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, ये याद रखना, कोल्ड डेजर्ट में ईस्टर्न पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर के लिए बारिश नहीं होती है, बहुत कम पेड़ है। और डजोज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। तिब्बत का नेशनल एपिक है केसर सागा। लेट्स सी फर्दर केरला। केरला के बारे में बात करी गई है, बताया हुआ है साउथ वेस्ट कॉर्नर में इंडिया के। ये हमारा इंडिया था, ये हमारा साउथ था, और ये हमारा वेस्ट था। तो यहाँ पे कहीं हमारा क्या है, केरला है, ठीक है। तो केरला के बारे में बताया कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में है इंडिया के। उसके बाद केरला के बारे में आप ये भी देखो कि इस साइड क्या है, हमारे सी है, ठीक है। इस साइड हमारा समुद्र है, कौन सा समुद्र है, अरेबियन सी है, ठीक है। इस साइड हमारा क्या है, अरेबियन सी है सारा। और इस साइड यहाँ पे हिल्स है। केरला के बारे में थोड़ी सी ज्योग्राफी देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हिल्स है। केरला में बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स हुए थे, क्योंकि यहाँ पे मेनली ब्लैक पेपर, क्लॉव्स और ये सब चीज़ें मिलती थी, काले मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें मिलती थी, ठीक है। कार्डेमम्स और ये सब चीज़ें मिलती थी, स्पाइसेस के लिए फेमस था, ठीक है। इसके बाद क्या बताया हुआ है कि अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट यहाँ पे 2000 साल पहले आए थे और क्रिश्चियनिटी लेके आए थे इंडिया में। वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट कौन क्या होता है, एक मैसेंजर थे, ठीक है, मैसेंजर थे क्राइस्ट के, जो यहाँ पर आए थे और क्रिश्चियनिटी लेके आए थे। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट इंडिया में कहाँ पर आए थे, केरला में आए थे। वो क्या लेकर आए थे, क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। या क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी कौन लेकर आया था, तो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट लेकर आए थे सेंट थॉमस। यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है, आई एम मैंशनिंग हेयर, डू रिमेंबर सेंट थॉमस थे जो मैसेंजर थे और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। उसके बाद बताया हुआ है वास्को डी गामा के बारे में। देखो, वास्को डी गामा एक पोर्टुगीज़ थे। पहले आपको क्या देखना है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन थे, पोर्टुगीज़ थे। इन्होंने क्या किया, यूरोप का रूट बताया इंडिया तक, ठीक है। मतलब कि हमारी अगर हम देखें रफली, यहाँ पे अगर हमारा यूरोप है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो इन्होंने यूरोप से इंडिया का सी रूट बताया था। यहाँ हमारा अफ्रीका होगा, तो इन्होंने डायरेक्ट सी रूट बताया था। किन्होंने बताया था, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कौन है, एक पोर्टुगीज़ थे, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, सी रूट, कहाँ से कहाँ तक का, यूरोप से इंडिया का, ठीक है। और ये पहली बार आए कहाँ, यूरोप से। इन्होंने लैंड कहाँ किया, इन्होंने यूरोप से लैंड किया था केरला में। इन्होंने यूरोप से कहाँ लैंड किया था, केरला में। जो मेन फेस्टिवल है केरला का वो है आपका ओनम फेस्टिवल इन केरला। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि झारखंड में जो आदिवासी होते हैं एक दूसरे को जोहर कहते हैं ग्रीट करने के लिए। मणिपुर में जो वुमेन है वो फानीक पहनती हैं। इसको 3-4 बार जब आप रिवाइज़ करते रहोगे तो खुद याद हो जाएगा। इतना दिमाग में जोड़ नहीं देना कि उनको याद ही करना है जोहर कौन बोलता है, या आपको याद ही करना है फानीक कहाँ पर पहना जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जलियांवाला बाग की डेट याद रखें। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। जलियांवाला बाग आपका अमृतसर में है। यहाँ पे जनरल डायर थे, उन्होंने अनार्म्ड लोगों पे, जिनके पास कोई भी हथियार नहीं था, उन लोगों को एक जगह पे बंद कर दिया जलियांवाला बाग में और उन पर गन्स शूट करा दी थी, ठीक है। तो इसकी डेट याद रखनी है 13 अप्रैल 1919, ठीक है। उसके बाद बुक में बताया हुआ है नेहरू जी की एक बुक बताई हुई है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो नेहरू जी की बुक आपको याद रखनी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
नेहरू जी ने ही कॉइन किया था फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, दीज बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेहरू जी की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया. नेहरू जी ने कॉइन फ्रेज किया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. लेट्स रिवाइज दिस. हमने लद्दाख तक तो देख लिया था. अब हम केरला वाला रिवाइज करते हैं. केरला साउथ वेस्ट कॉर्नर में है. सेंट थॉमस जो कि एक मैसेंजर थे क्राइस्ट के, वो यहाँ पर आए थे. वास्को डी गामा जो एक पोर्टुगीज़ हैं, वो उन्होंने डिस्कवर किया था सी रूट इंडिया का यूरोप से इंडिया का, और उन्होंने केरला में लैंड किया था. ओनम फेस्टिवल केरला का है. डेट ऑफ जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919. एंड देन डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की बुक है. नेहरू जी ने फ्रेज कॉइन किया यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. आई होप आई वॉज एबल टू डिलीवर एंड क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.